सातवीं कक्षा की छात्रा की कविता को जब एक न्यूज़पेपर छापता है, एक रेगुलर न्यूज़पेपर, तो बहुत खुशी होती है। तो प्रेम एक उन्मुक्त विषय है, प्रेम एक स्वच्छंद विषय है, प्रेम एक शाश्वत विषय है। अगर मैं अपनी महबूबा की जुल्फों को लिख रहा हूँ तो उसको मैं छू के महसूस कर सकता हूँ। यदि कोई महिला डेयर कर रही है, हिम्मत कर रही है, तो उसे आप बराबर आप समानता का भाव दिखाएं। राहत इंदौरी साहब हैं, जॉन एलिया हैं, बहुत सारे हैं। आप हम यंगस्टर्स बहुत उनको सुनते हैं। प्रियांशु जी, इतना अच्छा प्रश्न किया है आपने कि यदि मेरे पास कोई इनाम होता तो मैं आपको दे देती। मेरी भी एक बेटी है, तो मेरा भी ये प्रयास है कि आने वाले समय में उसे मार्शल आर्ट्स सिखाऊं और कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊं जिससे वो स्वयं को मजबूत महसूस करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और वोकल साहित्य के कार्यक्रम में मैं हूं प्रियांशु और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी कवित्री जो अंग्रेजी की लेक्चरर हैं लेकिन हिंदी में अपने भाव व्यक्त करती हैं। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में वो रहती हैं। उनका नाम है अन्नपूर्णा पवार आहुति। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रियांशु। पहले बात करूं मैं कविताओं की, उससे पहले आज हम जब शूट कर रहे हैं तो आज जन्माष्टमी भी है। मैं चाहता हूं कि शुरुआत कुछ जन्माष्टमी की कविताओं से हो जाए तो। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बहुत अच्छी बात कही आपने। इतने शुभ दिन में हम शूट कर रहे हैं, तो मैं भी भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांगती हूँ, राधा रानी से आशीर्वाद मांगती हूँ और एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ दर्शकों को भी पसंद आएगी। कविता प्रस्तुत है कि अब से राधा रथ थामेगी, राधा मटकी फोड़ेगी। अब से राधा रथ थामेगी, राधा मटकी फोड़ेगी। कब तक वो झूठी दहलीजों पर अपना सर फोड़ेगी, कब तक वो झूठी दहलीजों पर अपना सर फोड़ेगी। कह दो अब कृष्णों से कि वे पांचजन्य जय घोष करें, कह दो अब कृष्णों से कि वे पांचजन्य जय घोष करें। राधाएं बेड़ी काटेंगी, कब तक अश्रु जोड़ेंगी, राधाएं बेड़ी काटेंगी, कब तक अश्रु जोड़ेंगी। और सुने कि थामा है करछी बेलन कर में बंसी भी साजेगी, थामा है करछी बेलन कर में बंसी भी साजेगी। सप्त सुरों की धारा से वह मुख अनिष्ट का मोड़ेगी, सप्त सुरों की धारा से वह मुख अनिष्ट का मोड़ेगी। और हरे कृष्ण तुम भी तो जग पोषण में व्यस्त बड़े होगे, हरे कृष्ण तुम भी तो जग पोषण में व्यस्त बड़े होगे। तुम्हें पुकारे, तुम्हें पुकारे इससे पहले स्वयं की थाह टटोलेगी, तुम्हें पुकारे इससे पहले स्वयं की थाह टटोलेगी। अब से राधा रथ थामेगी, राधा मटकी फोड़ेगी, अब से राधा रथ थामेगी, राधा मटकी फोड़ेगी। क्या बात है। आप किस रस की कवित्री हैं ये कविताएं सुनने के बाद जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं हमारे दर्शकों को। अन्नपूर्णा जी मूलतः कवि सम्मेलन के मंचों पर वीर रस की कविताएं पढ़ती हैं, लेकिन श्रृंगार भी वो लिखती हैं, हमें सुनाएंगी आगे और चर्चा में। मैम, सबसे पहले तो चर्चा के दौरान मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके बचपने की तरफ रुख करते हैं। ये कविताएं लिखने की शुरुआत किस उम्र से हुई और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मुझे ये प्रश्न बहुत पसंद है। जब कभी कोई इंटरव्यू होता है या कभी कोई पूछते हैं, तो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है कि जब कोई पूछता है कि आपकी कविताओं की शुरुआत कैसे हुई और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे। बहुत कम होता है जब हम मंचों पे जाते हैं या हम लोगों से जब हम रूबरू होते हैं, तो वो जो सोर्स था, वो जो बीजारोपण जिन्होंने किया, उनका नाम हर जगह आ पाए, मुश्किल होता है। पर मुझे बहुत खुशी होती है जब कभी मैं उनका नाम लेती हूँ। हमारे आदरणीय सर थे श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट, और जहाँ कहीं भी वो हैं, मैं आशा करती हूँ यदि वो सुन रहे हों या ये क्लिप जब उन तक पहुँचे, मुझे बहुत खुशी होगी। अब मेरा उनसे संपर्क टूट चुका है, परंतु मैं कक्षा 7 में थी, 7th में थी, तब मेरे अंदर ये बीजारोपण उन्होंने किया और उनको, मुझे नहीं मालूम उन्हें क्या महसूस ऐसा हुआ कि उन्हें लगा कि शायद मैं कविताएं लिख सकती हूँ। तो वो मुझसे कहते थे कि तुम रोज 4 लाइन लिख के लाओ, मैं करेक्ट करूँगा। तो आपको जान के खुशी होगी कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। थ्रू आउट हमारा इंग्लिश मीडियम होता था, तो उस समय हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था। आज भी बच्चों के लिए बहुत होता है कि आप हिंदी में, जब आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो हिंदी में काफ़ी सारी त्रुटियां होती थी, पर वो उसको हमेशा करेक्ट करते थे। और ये प्रतिदिन रोजाना का हमारा एक क्रम बन गया, और मैं उनको हमेशा 4 लाइनें 8 लाइनें लिख के दिखाती थी, वो उसको करेक्ट करते थे। धीरे 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 वो कब मेरी आदत में शुमार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो दिन था, दैट वाज द डे, वहाँ से मैंने कविताएं लिखना शुरू किया और प्रतिदिन मैं एक कविता लिखती थी और धीरे धीरे डायरियां भरती गई और आज जो है आपके सामने। जी, अभी तक सफर जारी है, सही कह रहे हैं आप। कुछ आपकी पहली कविता आपको याद हो या किस विषय में हो? पहली कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक रिमार्केबल, एक नोटिशिएबल कहना चाहिए कि एक नोट करने लायक कविता थी, जिसे उस समय क्लास 7th में कहना चाहिए, 7वीं कक्षा की छात्रा की कविता को जब एक न्यूज़पेपर
छापता है एक रेगुलर न्यूज़पेपर तो बहुत खुशी होती है। वो कविता की का पेपर कट मैंने आज भी अपनी डायरी में चिपका के रखा वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे पूरी पंक्तियां याद हैं कि नहीं, पर जितनी याद है वो मैं आपको सुनाती हूँ कि उन्मुक्त गगन में उड़ जाऊं मैं अपने पंख पसार, उन्मुक्त गगन में उड़ जाऊं मैं अपने पंख पसार, आजादी की अलख जगाऊं हर घर हर एक द्वार, सूरज की स्वर्णिम किरणें हर आंगन में रास रचाएं, स्वच्छंद अनिल के हर झोंके हर सुमन संग रास रचाएं, देश को दें ऐसा अद्भुत अनुपम उपहार, उन्मुक्त गगन में उड़ जाऊं मैं अपने पंख पसार, आजादी की अलख जगाऊं हर घर हर एक द्वार। तो ये कुछ 4-6 पंक्तियां हैं उसकी, ये मैंने क्लास 7th में लिखी थी। क्या बात है। जी मैम ये जानना चाह रहा हूँ, आप वीर रस की कविताएं पढ़ती हाँ हैं मूलतः, लेकिन वीर रस से अचानक जो है प्रेम रस की तरफ, आप श्रृंगार रस की तरफ आपका कहीं ना कहीं झुकाव होता है, तो अचानक से जो है वीर रस से सीधा श्रृंगार में अचानक प्रेम पनप गया या फिर कुछ और घटनाएं हुई जीवन में? देखिए घटनाक्रम तो जीवन में कई सारे चलते रहते हैं और ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई है कि जिसको आप अंडरलाइन कर सकें कि ये कुछ हुआ इसलिए ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। एक जो कवि होता है वो विभिन्न रसों में लिखता है, परंतु जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना कि एक अगर वो विलन का रोल कर रहे हैं तो विलन में वो फिट इन हो गए और वो विलन का ही ज्यादा उनको ऑफर्स आ रहे हैं इस तरह से। तो अगर हम वीर रस में लिख रहे हैं और उसमें ज्यादा हम मुखर हैं तो एक छवि बन जाती है कि आप वीर रस की कवित्री। और काफी हद तक मुझे ये इच्छा भी थी कि इस टैबू को मैं तोड़ूं, इस चीज को मैं तोड़ूं कि मैं केवल वीर रस में ही लिख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने प्रेम की कविताएं भी लिखना शुरू किया। और मेरा ये मानना है प्रियांशु जी की वीर रस जो है, ओज की जो कविताएं हैं, ओज की जो पंक्तियां हैं, आप एक स्पेशल टाइम फ्रेम में उसे पढ़ सकते हैं और टाइम फ्रेम में आप उसे बांध सकते हैं। पर प्रेम एक ऐसा विषय है जो मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। और प्रेम केवल प्रियतम से या प्रेयसी से नहीं होता, प्रेम हर किसी से हो सकता है। तो प्रेम एक उन्मुक्त विषय है, प्रेम एक स्वच्छंद विषय है, प्रेम एक शाश्वत विषय है जिस पे आप जब लिखें तब वो न्यू होता है, ब्रांड न्यू होता है और आप तब उसे दर्शकों तक श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। मेरा ये मानना है, पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। जी ये प्रेम पे कुछ पंक्तियां आपको याद हो जिसको यूथ कनेक्ट कर पाए, जल्दी से कुछ सुना पाए? जरूर मैं आपको सुनाती हूँ। पंक्तियां मुझे याद तो रहती हैं पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको देख कर सुनाऊं ताकि गलतियां भी ना हो। कि जिस्म ये मिट्टी नैना पानी, रूह के सदके तेरे जान। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा आप सूफियाने उसमें चले जाइए जॉनर में, कि हमारा जो शरीर है, जो जिस्म है, ये तो एक दिन मिट्टी हो जाना है ना। तो जब यूथ जो होता है, जब वो प्रेम करता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पहली चीज जिससे अट्रैक्ट होते हैं वो लोगों की सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं, उनके यूथ से अट्रैक्ट होते हैं। तब मैं लिखती हूँ, मैं कहती हूँ कि जिस्म ये मिट्टी नैना पानी, रूह के सदके तेरे जानी। जिस्म ये मिट्टी नैना पानी, रूह के सदके तेरे जानी। और बेमतलब सा प्यार है तुझसे, तू चाहे कह ले नादानी। बेमतलब सा प्यार है तुझसे, तू चाहे कह ले नादानी। दूर गगन का चांद भले तू, दूर गगन का चांद भले तू, मेरे आंगन रोज उतरता। दूर गगन का चांद भले तू, मेरे आंगन रोज उतरता। मुश्किल सा जीना तुझ बिन, मुश्किल सा जीना तुझ बिन, पर मुश्किल में भी आसानी। बेमतलब सा प्यार है तुझसे, तू चाहे कह ले नादानी। कि अपलक पहरों देखूं तुझको, तेरी पलकों पर पलकें रख के, दो पाटों के बीच बटी तेरी मेरी एक ही जिंदगानी। बेमतलब सा प्यार है तुझसे, तू चाहे कह ले नादानी। बेमतलब सा प्यार है तुझसे, तू चाहे कह ले नादानी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम, मेरा पर्सनल ये क्वेश्चन है, जी मतलब ये मेरी थिंकिंग है कि अगर आप प्रेम की कविताएं लिखते हैं हाँ तो आप उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। अगर मैं अपनी महबूबा की जुल्फों को लिख रहा हूँ तो उसको मैं छू के महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जब हम वीर रस की कविताएं लिखते हैं तो जो -35 डिग्री सेल्सियस पे जो जवान खड़ा है वो हम रिलेट नहीं कर पाते या फिर ऐसा होता है कि उसके लिए ज़्यादा इमेजिनेशन पावर शायद चाहिए। तो प्रेम में लिखना ज़्यादा कठिन है कि वीर रस की कविताओं पे लिखना ज़्यादा कठिन है? प्रेम एक सहज भावना है जो छलक जाती है। जब आप प्रेम से भर जाते हैं तो वो छलक जाती है। मैंने कहा कि प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम वस्तुओं से हो जाता है। हम ऐसे लोग, स्पेशली इंडिया के लोग, हम भारत के लोग ऐसे हैं कि हमें वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। हम जिस जगह बैठते हैं उस जगह से हमें प्रेम हो जाता है और हमारे लोगों से हमें प्रेम हो जाता है। लेकिन आपने सही कहा कि वीर रस की जो कविताएं होती हैं वो आप जब तक उस भावना से ओतप्रोत ना हो, मैं नहीं कहती कि जो लोग वीर रस नहीं लिखते वो देश प्रेम नहीं करते होंगे, वो भी देश प्रेमी होंगे, परंतु जब आप उस चीज को अंदर तक महसूस कर पाते हैं तब आप उस रस में लिख पाते हैं।
तो वीरस की कविताएं मुझे ऐसा लगता है कि शायद लिखना थोड़ा सा ज़्यादा आपको बहुत अंदर तक उसमें प्रवेश करना पड़ता है, उस भावना में उसको अपने अंदर पोषित करना पड़ता है, तब जाके उन कविताओं को आप बाहर डिलीवर कर पाते हैं। ये ऐसा होता है। वैसे तो आप कोई भी कविता लिखें, वो आपको अंदर पालनी पड़ती है, फिर जाके आप उसको डिलीवर करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, वीरस की कविताएं लिखना शायद थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता हो। मेरा अगला सवाल जो है कवि सम्मेलन मंचों से है। जी। कवि सम्मेलन मंचों में हम देखते हैं कि अगर 7 की टीम है तो उसमें 5 पुरुष कवि हैं, 2 महिला हैं। जी। अगर 10 हैं तो उसमें 7 पुरुष हैं, 3 महिला हैं। तो क्या महिलाओं में लेखन की प्रवृत्तियां कम हैं या फिर उन जो है मंचों पर वो पढ़ना नहीं चाहती या उन्हें आने नहीं दिया जाता? क्या है कारण है? आप मुझसे पूछ रहे हैं तो शायद मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया बताऊं। जैसे ये प्रश्न ऐसा है, जब आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो शायद आपको अलग अलग तरीके से आंसर मिले, पर इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं आपने भी दिया है कि या तो महिलाओं को थोड़ा सा एक्सपोजर कम मिलता है, बाहर आने का अवसर कम मिलता है। और मेरा ये मानना है कि यदि उन अवसरों में से कुछ एक लोग यदि हिम्मत करके आगे बढ़ के उन अवसरों को ग्रास्प कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए, अवसर भी देने चाहिए। क्योंकि देखिए, पुरुषों को, मेल पर्सन्स को तो बहुत सारे अवसर मिलते हैं और उनके लिए अवसरों की कमी नहीं होती, लेकिन महिलाओं के लिए ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि अवसरों की समानता नहीं है आज भी। शायद अगर मैं कहूँ तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू ना हो जाए, एक अलग मुद्दा ना क्रिएट हो जाए। नहीं, हमें हमें पता है आप महिला सशक्तिकरण पे डिप्लोमा कर रही हैं। जी, मैं डिप्लोमा भी कर रही हूँ महिला सशक्तिकरण पे। मैंने बहुत सी कविताएं भी लिखी है और महिला सशक्तिकरण पे अलग अलग जगहों पे मैं जा करके मैंने वक्तव्य भी दिया है। तो ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे अगर हम बात करें तो शायद हमारी चर्चा का विषय डाइवर्ट हो जाएगा। तो एक तो अवसर कम मिलते हैं, दूसरा मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुरोध भी है, आग्रह भी है उन सारे आयोजकों से, संयोजकों से और उन लोगों से भी कि यदि कोई महिला डेयर कर रही है, हिम्मत कर रही है, तो उसे आप बराबर आप समानता का भाव दिखाएं और उसे अवसर ज्यादा दें, ताकि वो भी आगे आ सके। और उसके पीछे और भी लोग हैं, और भी क्रम है, कड़ी है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में लिखने की प्रवृत्ति कम होती है। आप देखेंगे कि महिलाएं ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं जी। और पुरुषों की तुलना में मुझे ऐसा लगता है महिलाएं ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। भावनाएं पुरुषों में भी होती हैं, परंतु वो एक्सप्रेशंस उनके ज़्यादा होते हैं। तो जाहिर है, यदि वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं, लिख ज़्यादा रही, पढ़ने का अवसर उनको मिलना चाहिए। थोड़ा तो वो खुद ही पीछे हो जाती हैं, ज़रा सा जो आगे आने की हिम्मत करती हैं, थोड़ा हम उन्हें अवसर कम देते हैं। तो ये अवसरों की समानता भी होनी चाहिए, मेरा आग्रह भी है। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल में। आपके पसंदीदा शायरों में अभी किसको देखती हैं आप? शायर तो बहुत सारे हैं और मैं किसी एक का नाम लेके उस चीज़ को ऐसा कहना नहीं चाहती कि ये मेरा पसंदीदा शायर है। बहुत सारे हैं, राहत इंदौरी साहब हैं, जॉन एलिया हैं, बहुत सारे हैं। हम यंगस्टर्स बहुत उनको सुनते हैं। हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करें कि मैं यंगस्टर हूँ कि नहीं पर हम लोग सुनते हैं उनको। बहुत सारे लोग हैं और शायर के अलावा कवि भी हैं काफ़ी सारे, तो मैं सुनती रहती हूँ। अब डिजिटल एज है हमारा, तो हम फेसबुक से सुन लेते हैं, बहुत सारी रील्स में, इंस्टाग्राम से सुन लेते हैं, यूट्यूब से सुनते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यंगस्टर्स में, यूथ में ज़ुबैर अली ताबिश जी हैं, स्पेशली मैं मेंशन कर रही हूँ। वो भी मुझे बहुत पसंद है। उनकी पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो। तो जुबैर अली ताबिश आपने बोला, मुझे उनकी पंक्तियां याद आ गई। आज जन्माष्टमी भी है कि बंसी सब सुर साधे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपने तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी पढ़ दिया। तो वो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम, जैसे जब हम कविताएं लिखना शुरू करते हैं या उस शुरुआती सफर में रहते हैं, तो कोई एक ऐसा कवि या कवित्री रहती है जिसका छाप हम पे बहुत ज्यादा रहता है, तो आप पे मतलब किसका प्रभाव सबसे ज्यादा था? देखिए, मैं तो, आपने देखा कि मैं वीर रस में ज़्यादा लिखती हूँ, जी। ऑल्दो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अभी ट्राई कर रही हूँ, लिख रही हूँ। और मैंने बताया कि रीज़न भी वही है कि मैं चाहती हूँ कि एक जो टैबू है, एक जो कहना चाहिए कि स्टैंपिंग हो गई है, उस स्टैंपिंग को ज़रा सा ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे हरिओम पवार जी को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मेरे अप्रिसिएशन की, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, ना मेरे सर्टिफिकेशन की या मेरे जैसे किसी के भी सर्टिफिकेशन की उन्हें ज़रूरत। तो मुझे हरिओम पवार जी काफ़ी अच्छे लगते हैं। पुराने कवियों में दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। दोनों पवार हैं, कोई रिश्ता है? नहीं, मेरा रिश्ता उनसे ऐसे तो नहीं है, लेकिन कविताओं से रिश्ता है।
उनकी कविताओं से मेरा रिश्ता है। जब कभी सुनती हूँ तो एक रिश्ता बन जाता है, और आपका भी होगा, आप कभी उन्हें सुने तो आपका भी रिश्ता बन जाए उनसे, ऐसा है। और ये पवार सरनेम से तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं दादा से मिली ज़रूर हूँ, और बहुत स्नेहिल हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो दिनकर जी मूल कहेंगे तो यदि प्रेरणा स्रोत के रूप में आप कहेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मैं बहुत सुनती हूँ, कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति अजय अपार। तो दिनकर मुझे बहुत प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा लगे। मेरा अगला सवाल है आपसे, महिला सशक्तिकरण पे आप डिप्लोमा कर रही हैं, समाज में जो घटनाएं हो रही हैं अभी, हुआ मंदिर हसौद में, आपने सुनी होगी रक्षाबंधन की, महिला सशक्तिकरण का जो मीटर है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की सीमाएं होती हैं और किस तरीके से उसको किया जा सकता है आगे। प्रियांशु जी, इतना अच्छा प्रश्न किया है आपने कि यदि मेरे पास कोई इनाम होता तो मैं आपको दे देती हूँ, पर हाँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। महिला सशक्तिकरण का एज सच ऐसा कोई मीटर तो नहीं है, और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो जनरली हमारा इंक्लाइनेशन उस तरफ होता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण जो बाहर से दिया जा रहा है, परंतु मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण बाहर से तो कम होगा जब तक वो अंदर से स्वयं से सशक्त नहीं होगी, स्वयं से अपने आप को मजबूत महसूस नहीं करेगी। मैंने कहा मजबूत महसूस करना, क्योंकि एज पर्सन व्यक्तिगत रूप से हम सब एक ही, हमारा ओरिजिन एक ही है, हम मूल रूप से पैदा एक ही तरह से हुए हैं। तो महसूस खुद को मजबूत महसूस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा ये मानना है। जब तक वो स्वयं अपने आप को अपने कंधों से पकड़ के खड़े नहीं करती है, तब तक दुनिया की कोई ताकत, कोई महिला सशक्तिकरण का कोई योजना, कोई स्कीम या कोई तरीका उसे सशक्त कर ही नहीं सकता। तो महिला सशक्तिकरण सबसे पहले उसे खुद अपने अंदर खुद से लागू करना होगा, अपने आप को कमतर समझना बंद करना होगा। मैम, जहाँ रात को 9 बजे 2 लड़कियों का रास्ता रोक कर उनका सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, वहाँ कैसे हिम्मत करे एक लड़की? क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या होना चाहिए? देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर तो शायद मैं भी नहीं दे पाऊँ, क्योंकि इस प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता। कई सारी स्ट्रैटेजीज़ या कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम महिलाओं को और सशक्त कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि स्वयं को सशक्त महसूस करना, तो वो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। आप सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को, जो मैं और मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां मानेंगी। और मैं भी कोशिश करती हूँ, मेरी भी एक बेटी है, तो मेरा भी ये प्रयास है कि आने वाले समय में उसे मार्शल आर्ट्स सिखाऊं और कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊं जिससे वो स्वयं को मजबूत महसूस करे, और कभी अकेले किसी जगह में हो तो उसे ऐसा ना लगे कि ये कहीं कोई इन्हें इस तरीके से मेरे अकेलेपन का फ़ायदा ना उठा लिया जाए। तो ये चीज़ें हम उनको इनकलकेट कर सकते हैं, उनके अंदर हम डाल सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब बच्चियां छोटी रहती हैं, तो एक कहा जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम, सेल्फ बॉडी अवेयरनेस प्रोग्राम, आप उनको अपनी बॉडी के लिए खुद आप अवेयर कराएं। ऐसे स्कूल्स में भी आजकल ये चीज़ें होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है गुड टच बैड टच के बारे में। तो ये सब चीज़ें भी हैं जिससे, क्योंकि ये तो छोटी बच्चियों के साथ भी चीज़ें हो रही हैं। 6 महीने की बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हो जाता है तो आप क्या कहेंगे? ये विकृत मानसिकता ही है। आप कैसे 6 महीने के बच्चे को आप बताएंगे कि वो आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर ले? आप कैसे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाएंगे कि जो एक कहते हैं ना कि आप किस तरह के कपड़े आप पहन रहे हैं या किस तरह की चीज़ें आपका जेस्चर क्या है, वो चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि आपके साथ क्या हो जाए। बहुत महान लोग हैं हमारे देश में और देश के बाहर भी जो इन चीज़ों को एक कहते हैं वो कि लड़कियां इस तरह से रहेंगी, इस तरह से कपड़े पहनेंगी, तो ये तो होना ही है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब 6 महीने की बच्ची के साथ जो झबला पहनती है, यदि झबले में आपको वासना दिखाई दे सकती है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि 6 महीने की बच्ची साड़ी तो नहीं लपेट के घूमेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस पे वैसे मैंने बहुत इस विषय पे बहुत कुछ लिखा भी है। यदि आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ इस पर। सशक्तिकरण की आपने बात की, तो कविता के माध्यम से मैं आपको सशक्तिकरण तक पहुँचाती हूँ। धारण कर ले शूल कमंडल, अब मर्दन की बारी है, दिखला दे तू सकल विश्व को, तेरी क्या तैयारी है, दिखला दे तू सकल विश्व को, तेरी क्या तैयारी है।
तेरे साहस पे संशय जो करता था वो चाटे धूल, तेरे साहस पे संशय जो करता था वो चाटे धूल, समझ के तुझको फिर से अबला करना बैठे कोई भूल, समझ के तुझको फिर से अबला करना बैठे कोई भूल। और ये क्रांतिकारी पंक्तियां सुन के उद्घोषण हो, उद्घोषण हो, उद्घोषण हो रण का चंडी, उद्घोषण हो रण का चंडी, के विलाप तेरा आलाप बने, तेरे सम्मुख जो शत्रु हो दंभ उसका पश्चाताप बने, तेरे सम्मुख जो शत्रु हो दंभ उसका पश्चाताप बने, के फिर से शस्त्र उठा बैठे जो तेरे कंगन वाले हाथ, के फिर से शस्त्र उठा बैठे जो तेरे कंगन वाले हाथ, कम करके शीश धड़ों से ही वापस होंगे म्यानों में आज, कम करके शीश धड़ों से ही वापस होंगे म्यानों में आज, वापस होंगे म्यानों में आज, वापस होंगे म्यानों में आज। क्या बात है, एकदम आपने जो है एकदम रोंगटे खड़े कर दिए श्रोताओं के और मेरे भी, क्योंकि जो वीर रस की कविताएं होती हैं वो अपने आप में एक जो है धमनियों में दौड़ती हुई रक्त की प्रवाह तेज कर ही देती हैं। मेरा आखिरी सवाल है मैम आज का, आपके जैसे बहुत सारी जो है नई युवती होंगी, नई लड़कियां होंगी जो आपको सुनती होंगी, देखती होंगी और सोचती होंगी कि हम भी अन्नपूर्णा पवार जी जैसा बनना है हमें भी। तो जो लड़कियां हैं, जो अमूमन बात करूं मैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ जो है साहित्य में जो लड़कियां, जो ये महिलाएं अपना भविष्य देखती हैं, आपको किस तरह से देखती हैं, आप किस तरह से देखती हैं उनकी भविष्य को, या छत्तीसगढ़ में साहित्य में महिलाओं का भविष्य? इसको पहले तो मैं कहूँगी कि बांधे ना छत्तीसगढ़ में महिलाओं का साहित्य में भविष्य, भविष्य हम तय करते हैं। आप किस तीव्रता से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वो आप तय करेंगे, और ऐसा बंधा हुआ तो नहीं है, क्योंकि आज के समय में आप जब माउंटेनियरिंग में, पर्वतारोहण में लड़कियों का भविष्य है, पहलवानी में लड़कियों का भविष्य है, तो साहित्य तो एक ऐसा विषय है जो महिला अंदर से ही नर्चर्ड होती है। एक लड़की जो होती है, कन्या जो होती है, जब वो जन्म लेती है शिशु के रूप में होती है और फिर थोड़ी बड़ी होती है, तब से वो अंदर से नर्चर्ड होती है उस चीज के लिए। इमोशंस तो हमारे अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं, ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है ना, कि मैन और फ्रॉम मैन कहा गया है, किसी ने लिखा है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, तो हम हैं ही अलग ग्रह से, हमारे अंदर तो भावनाएं बचपन से ही और शुरू से ही ईश्वर ने हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। तो साहित्य तो केवल भावनाओं का रिसाव, बहाव है, तो वो उनका भविष्य तो सदैव से ही है, ना केवल महिलाओं का, पुरुषों का, हर किसी का भविष्य है। आप किस तरीके से, किस इंटेंसिटी से, किस तीव्रता से और किस गति से उस ओर बढ़ते हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी शिद्दत से या कितने सीरियसनेस के साथ, कितनी गंभीरता से आप उस चीज को लेते हैं, वो आपका भविष्य उस लक्ष्य की ओर तय करता है, मेरा ये मानना है। तो जाहिर है साहित्य में बड़ा भविष्य है। और सबसे ज्यादा जो यंग यूथ राइटर्स हैं या पोइट्स हैं कहना चाहिए, ऑल्दो मैं भी अभी मैं खुद अभी सीख रही हूँ, लर्निंग स्टेज में ही हूँ, पर मेरा ये मानना है कि जितना आप लिखते हैं, जितना आप एक्सप्रेस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप शार्प करेंगे अपने नाइफ को, उतने ज्यादा आप उसका उपयोग कर पाएंगे, उसमें उतनी ताकत होगी, उसमें उतना तेज होगा। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न करना, पढ़ना, सबसे ज़्यादा सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। आपके जो पुराने लोग हैं या जो कहना चाहिए कि जो ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, आप उन्हें सुने, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें। पठन में जितनी रुचि होगी, आप उस चीज़ को उतना ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जी, जाते जाते मैं चाहता हूँ कुछ सुना दे हमारे दर्शकों को, कुछ आपकी जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। हालांकि अपनी रचना तो सभी पसंद होती है। सही बात है, सही कहा आपने। मेरी तो बहुत सी रचनाएं हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट हर एक रचना जब वो बन के तैयार होती है तो ऐसा लगता है कि अब इसे किसे सुना दें, कहाँ प्रस्तुत कर दें, क्योंकि वो आपके एक शिशु के समान होता है, बच्चे के समान होता है। तो आप हमेशा उसे पसंद करते हैं, नर्चर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, पैम्पर करते हैं। तो मेरी एक लाडली रचना है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।
अभी अभी आपने कहा कि जब -35 डिग्री सेंटीग्रेड में जो एक जवान होता है, जब वहाँ होता है, तो वो जो महसूस करता है, एक राइटर, एक पोएट कैसे महसूस कर लेता है और कैसे वो उस चीज को जस्टिफाई कर सकता है अपनी कविताओं के माध्यम से, तो मैं प्रयास कर रही हूँ। आप बताइएगा कितनी जस्टिफाई। रुधिर रंग में लीपांगन, रुधिर, ब्लड, रुधिर रंग में लीपांगन, शीश कुसुम की रंगोली, और वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। रुधिर रंग में लीपांगन, शीश कुसुम की रंगोली, वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली, मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली, कर माथे पर बांध रखी है माँ की रक्षा की मौली, कर माथे पर बांध रखी है माँ की रक्षा की मौली। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। रुधिर रंग में लीपांगन, शीश कुसुम की रंगोली, वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। और ये देखें कि एक जो सीमा का वीर जवान होता है, देव दानव यक्ष गंधर्व क्या होता है, जो आपने बताया कि माइनस के टेम्परेचर में भी उसी प्रकार जीवित रह लेता है जैसे तपती गर्मी में बंकरों के भीतर तप कहती कि हिमखंडों में बैठ समाधि अग्नि वर्षा पी लेते, जनमानस जो जी ना पाए उस जलवायु जी लेते। हिमखंडों में बैठ समाधि अग्नि वर्षा पी लेते, जनमानस जो जी ना पाए उस जलवायु जी लेते। घोर तपस्वी औघड़ है ये भूख प्यास सब सी लेते, घोर तपस्वी औघड़ है ये भूख प्यास सब सी लेते। शीश कटा सकते हैं किंचित देश से द्रोह नहीं लेते, और माँ की गरिमा शीशों के ही अंबारों से है तोली, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। रुधिर रंग में लीपांगन, शीश कुसुम की रंगोली, वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। आपने एकदम भावुक कर दिया, क्योंकि जो सरहद पर जो खड़ा हुआ जवान है, उसी की वजह से आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। हम इतने खुशमिजाज होके पूरे देश में रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीमाओं पर खड़े हुए जवानों की वजह से ही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आप हमारे साथ देख रहे थे छत्तीसगढ़ की कवित्री अन्नपूर्णा पवार जी को, जो अंगार की भी बात करती हैं और श्रृंगार की भी बात करती हैं, जो अंग्रेजी में लेक्चरर हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, और जो है हिंदी में अपने भाव व्यक्त करती हैं। तो आपने सुना हमारे साथ जो है उनकी कविताओं को, उनके जीवन की यात्राओं को। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए वोकल टीवी के साथ। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए कवि कवित्रियों के साथ।